ऑक्सफोर्ड एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे दिवाली पे वो डिनर तो देते हैं, कॉलेज वाले एक डिनर होस्ट करते हैं, पर बीफ जेलेटिन सर्व करते हैं बिना बताए। अगर दिवाली डिनर की जगह किसी और त्योहार के डिनर में बीफ की जगह पोर्क सर्व किया होता तो क्या होता? इतना हल्के में क्यों लिया जाता है हिंदू धर्म को कि कोई भी आके प्रश्न उठा देगा? हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी मानी जाती है दुनिया भर में। आज भी ये पढ़ाया जाता है कि भू जो है गोल नहीं बल्कि अर्थ इज फ्लैट, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द रिलीजन। डीकॉलोनाइज करते करते ऑक्सफोर्ड को आप हिंदुत्व में कहाँ पहुंच गई? मुझे कॉर्नर किया गया, मुझे एक तरह से अटैक किया गया, ना केवल इमोशनली बट फिजिकली ऑल्सो। द थ्रेट टू फिजिकल वायलेंस वाज ऑल्सो देयर। हीन महसूस कराते हैं कि आप में जीने की स्फूर्ति ही बंद हो जाए। तो आप दुनिया बदलने निकली थी मतलब? क्या बदला, दुनिया या आप? जय श्री राम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारत की बेटी से जिसने विदेशी यूनिवर्सिटी में जाकर भारत का परचम लहरा दिया था। रश्मि सामंत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन की पहली फीमेल हिंदू प्रेसिडेंट। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं रश्मि जी के साथ। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। नमस्ते मनोज्ञ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे निमंत्रण दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात कर रही हूँ मैं आज। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, छोटा सा कॉन्वर्सेशन करूँगी क्योंकि मुझे पता है आपको जल्दी से निकलना है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा कि आप ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट यूनियन की पहली हिंदू प्रेसिडेंट रही हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ऑक्सफोर्ड एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे दिवाली पे वो डिनर तो देते हैं, कॉलेज वाले एक डिनर होस्ट करते हैं, पर बीफ जेलेटिन सर्व करते हैं बिना बताए। और जब लोगों में ये एक तरह से इस पे कॉन्वर्जेशन होने लग जाती है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो सिर्फ एक मजाकी अपॉलॉजी लिखी जाती थी मेरे छात्र संघ अध्यक्ष बनने से पहले। पर क्यों, उनको पता है? उनको पता है, पर हिंदू धर्म को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, और जो इसके अनुयायी हैं उन्हें एक तरह से मार्जिनलाइज और स्टीरियोटाइप किया गया था इससे पहले, क्योंकि हमें हमेशा से एक एज अ लेसर सिविलाइजेशन देखा जा रहा था। पर जब मैं अध्यक्ष बनी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जब भी सरस्वती पूजा का आयोजन होता है ऑक्सफोर्ड में, तो वाइस चांसलर खुद आती है अटेंड करने। तो इतना सफ़र हमने तय किया है ऑक्सफोर्ड में एक हिंदू छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद। तो कहने के लिए मैंने ये दो आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दिए कि आप भाव से समझे कि क्या इम्पोर्टेंस और क्या एक तरह से चेंज रहा होगा। पर एक पूरी मेंटालिटी, एक पूरी सोच, एक पूरी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी की बात है। ऑक्सफोर्ड एक ऐसी संस्था है, आज की डेट में हमें लगता है कि जो पाश्चात्य यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत सेक्युलर है, ऐसे हमें बताया जाता है, विमर्श ऐसा ही खड़ा किया जाता है। पर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो जो पाश्चात्य देश है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी वो लोग क्रिश्चियनिटी को पढ़ाने के लिए शुरू किया। उन्होंने धर्म का जो क्या कहते हैं प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो विश्वविद्यालयों का क्या स्थापना कराई। 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में जब ऑक्सफोर्ड की स्थापना हुई, तो वो एक तरह से लूजली हेल्ड मॉनेस्ट्रीज थे ऑफ डिफरेंट प्रीस्ट्स, जो क्रिश्चियनिटी का प्रसार प्रचार और पठन के लिए एक तरह से उन्होंने उसको शुरू किया। आज भी करीबन 45 कॉलेज है यूनिवर्सिटी में, और हर कॉलेज में आपको एक कॉमन डिनोमिनेटर मिलेगा कि हर कॉलेज के अंदर एक चर्च है। ऑक्सफोर्ड एक छोटी सी जगह है, पर उस छोटी सी जगह में एक शहर भी नहीं है। भारत के क्या कहते हैं स्टैंडर्ड से तो वो एक शहर भी नहीं है, एक कॉलोनी कह सकते हैं, उतना बड़ा है। इंडिया में एक कॉलोनी उससे बड़ा होता है। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी कॉलोनी में 45 से ज़्यादा जो चर्च है वो हैं आज की डेट में भी। जो सबसे पुराना प्राचीन स्कूल है ऑक्सफोर्ड का, डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, वो डिविनिटी स्कूल है ऑक्सफोर्ड की। और आज वहाँ पे आज भी ये पढ़ाया जाता है कि भू जो है गोल नहीं बल्कि अर्थ इज फ्लैट,
क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ द रिलीजन। पर उनको कोई भी ऐसे बिछड़ा या ये नहीं कहेगा, बिकॉज दे हैव 54% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ टू बैक इट अप। कैसे हो सकता है ये? अभी भी धरती फ्लैट कैसे हो सकती है? देखिए, ये नहीं है कि धरती फ्लैट है, पर मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने इसे अपने धर्म में कहा, बिल्कुल कहा। फिर भी उनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। और आज की डेट में भी उन पुस्तकों में उनके क्या कहते हैं, धर्म का जो प्रसार प्रचार और उनके विश्लेषण होता है, उसमें ये लिखा गया है। फिर भी कोई भी उन्हें बिछड़ा या कोई भी उन्हें क्या कहते हैं, एक तरह से स्टीरियोटिपिकल, उनको स्टीरियोटाइप या मार्जिनलाइज नहीं करता है। अगर आप भारत में देखो, भारत की विविध भाषाओं में भी ज्योग्राफी को भूगोल कहा जाता है, मतलब उसका एक वर्जन होता है, उसी को ज्योग्राफी कहा जाता है। तो प्राचीन काल से भी हम इतने एडवांस्ड रहे हैं, मॉडर्न रहे हैं। मॉडर्निटी दूसरा शब्द, मॉडर्निटी का डिबेट कैसे शुरू हुआ? जो शब्द मॉडर्न है वो तब शुरू हुआ जब गैलीलियो गैलीली, कोपरनिकस, इन लोगों ने कहना शुरू किया कि भूगोल है। उस पूरे मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ मॉडर्निटी कहा गया है, और उनको मारा गया क्योंकि जो रिलीजियस फैनेटिक्स थे वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं रेडी थे। तो अगर मॉडर्निटी का मॉडर्न वर्ड वहीं से आया, मॉडर्न वर्ड अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे वहीं से आया है, तो उस हिसाब से तो हम पैदाइशी मॉडर्न हैं। पर देखिए, आइडियोलॉजी, क्या कहते हैं, विषय, हिस्ट्री को कितना डिस्टॉर्ट किया जाता है, और हम अपने बारे में ही कितना हीन स्वभाव रखते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें हमसे रखी गई है और हिस्ट्री को एक तरह से लिखा गया है और एक क्या कहते हैं विमर्श गाड़ा गया है, भले ही फैक्ट्स कुछ और हो और हिस्ट्री कुछ और हो। तो ये सब एक तरह से जर्नी का हिस्सा रहा है। और क्या कहते हैं, एक हिंदू प्रेसिडेंट बनना वो ट्रू मॉडर्निटी का साइन रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, कि वो फाइनली उभर पाए अपने वो क्या कहते हैं रिजिड मेंटालिटी से कि दुनिया क्या है और दुनिया पे राज कौन करता है और हमें बाकी धर्मों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो उससे उभरा और मॉडर्निटी का एक एरा शुरू हुआ। दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन बहुत हुआ बहुत हुआ। एंड आई एम श्योर आप इसके बारे में मुझे प्रश्न भी पूछने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो एजेंडा था वो डीकोलोनाइजेशन था, राइट? तो वो डीकोलोनाइज करते करते ऑक्सफोर्ड को आप हिंदुत्व में कहाँ पहुँच गई? देखिए, हिंदुत्व कभी मेरा एजेंडा था नहीं, और डीकोलोनाइजेशन मात्र इसलिए मैंने लिखा था क्योंकि मुझे लगा कि ये जो हिस्ट्री है हमारी, इन्होंने इसे ऐसे लिखा है कि उनके आने से ही हमारा उद्धार हुआ। उससे पहले हम जंगलों में रहते थे, आदि मानव थे, और उनके आने के बाद हमने कपड़े पहनना सीखा, भाषा में बोलना सीखा, ऐसे सभ्य तरीके से बातचीत करना सीखा। इससे पहले तो हम पता नहीं क्या कहते हैं, जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ाई करते थे। ऐसे लिखा गया है। और वो ये भी लिखते हैं कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था हमारे लिए, इससे हमारा उद्धार हुआ और हम मतलब बहुत खुश हुए, प्रसन्नित हुए, हमारा उत्थान हुआ, सिविलाइज हुए और हमारे लिए पॉजिटिव था, पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा कि मुझे इसे बदलने की ज़रूरत है, मुझे इस नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनती हूँ तो मैं ऐसे जो मूवमेंट्स है एकेडमिक काउंसिल में, मैं इसे प्रपोज करके इसे पास कर सकती हूँ, जिससे कि हम अपनी पूरी एकेडमिक क्या कहते हैं सिलेबस है, इस पर कंसल्टेशन करके इसकी एक डायरेक्शन को बदले और इसे डीकोलोनाइज करें। तो ये था मेरा पूरा मुद्दा। और ये किसी को पच नहीं रहा था, कोई पचा नहीं पा रहा था इस पूरे एजेंडे को, क्योंकि इनको लगा कि ये आएगी तो फिर क्या ही होगा, क्योंकि ये जो ओल्ड एंड बोल्ड इंस्टीट्यूशंस है वो इसी आधार पे स्थित हैं। और आज की डेट में जो पूरी ग्लोबल मार्केट फोर्स है जिसके बारे में मैं और आप जानते हैं, वो एक विमर्श पे ही तो आधारित है। आज की डेट में भी जो वेस्टर्न देश है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, पर फिर भी वो इतना कमाते हैं क्योंकि उन्होंने ये विमर्श शुरू किया है कि जो भी पाश्चात्य देश के पास है वो उनका स्व है, उन्होंने उसका आविष्कार किया, उन्होंने उसे फाइंड आउट किया और उसके वो ओरिजिनल हकदार हैं। जो हम हैं, हम बस फॉलो करते हैं, इसीलिए हम सिर्फ क्या कहते हैं बैक एंड काम के लिए लेबर हैं। हम एक तरह से न्यू कॉलोनियलिज्म जिसे कहते हैं कि हम सिर्फ बैक एंड काम कर सकते हैं, बीपीओ टाइप काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी टाइप काम कर सकते हैं। तो आज की डेट में भी जब ग्लोबल मार्केट फोर्स की पिरामिड बनती है तो आप देखते हैं कि भारत आज भी सबसे ज़्यादा, भारतीय लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं
पर सबसे कम पैसे वो कमाते हैं, बल्कि जो ऊपर बैठे हैं पिरामिड के वो सबसे कम मेहनत करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एग्जांपल लो, लंदन में हेडक्वार्टर्ड है, बैंक है, न्यूयॉर्क में भी बैंक है, ज्यूरिक में भी बैंक है। मैं एक बैंकर से बात कर रही थी और मैंने बोला कि आप तो अभी भारत में भी हो, कितनी अच्छी बात है। उसने कहा भारत में, हम तो नहीं है भारत में। मैंने बोला नहीं, भारत में हो, और सारे इंजीनियर्स तो चाहते हैं कि वो गोल्डमैन सैक्स में उनकी प्लेसमेंट हो जाए, 2-3 लाख मिल जाते हैं उनको महीने का। तो कहते नहीं नहीं, इंडिया में हमारा कोई बैंक नहीं है, हमारी बस सपोर्ट स्टाफ बैठती है वहाँ पे। मैं यहाँ एक नोटपैड पे अगर एक स्क्रैच बनाता हूँ तो कोई इंडिया में बैठ के उस पर 70 पेज की प्रेजेंटेशन बनाता है। तो ये भी लोग समझते नहीं है कि आज की डेट में विमर्श का क्या इम्पोर्टेंस है। लोगों को लगता है कि ये बस एक ईगो मैच है। क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं विकसित भारत, सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिया, तो लगता है कि हम बस अपने आप को पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंट या ईगो में आके हम अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो कोई हमसे बेहतर नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज़ वो अपने आप को बेहतर बताते हैं, इसीलिए वो इतना पैसे कमा पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस और विमर्श पे आधारित है। आजकल जब से क्या कहते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हुआ है, जब से कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, जब से इन्वेडर्स आए, जब से ये सब हुआ, तब तक तो यही है। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट निकाल देती है तो शेयर्स गिर जाते हैं। उसमें कितना सच है कितना झूठ है, नंबर्स डोंट स्पीक, स्टोरीज डू। और इस कालखंड में डीकोलोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है और इसे टॉप डाउन कराने की बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में भारतीय लोग हर संस्था को आगे से लीड कर रहे हैं, वो चाहे टेक कंपनीज़ हो अमेरिका में या यूनिवर्सिटीज़ हो बाहर के देशों में। और बाकी जो जनांग है, बाकी धर्म के लोग, वो अपने धर्म को भी अच्छा बताते हैं अपने पोजीशन को यूज़ करके। सिर्फ हम नहीं बताते हैं, हम अपनी हिस्ट्री को छुपाते हैं, हम अपनी भव्यता को छुपाते हैं। क्यों करते हैं? तो इसी को बदलने में निकली थी और डीकोलोनाइजेशन की बात करी थी। पर वो बात हिंदुत्व तक इसलिए पहुंचा क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगी, पर बन गई। तो अब उनसे निगला नहीं जा रहा था कि अब तो सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल में मेरा इतना पावर बनता है एज प्रेसिडेंट। फिर उन्होंने बात को पिवट किया, मुझे विलिफाई करने की कोशिश की कि अगर हम इसके आइडियाज़ को नहीं पचा पाएंगे तो हम इसी व्यक्ति को और इसके व्यक्तित्व पर सवाल उठाएंगे। फिर कोई इसकी बात नहीं मानेगा और इसका जो इसने जो प्रेसिडेंसी की पोजीशन अपनी मेहनत से पाई है, उससे हम इसे विलिफाई करके नाजायज़ तरीके से इसे उतार देंगे वहाँ से। उस चक्कर में उन्होंने मेरे माता पिता के बहुत पुराने फेसबुक पोस्ट्स उखाड़े और मेरी माता जी ने जय श्री राम लिखा हुआ था बहुत पहले अपने फेसबुक पे। तो उन्होंने वो पोस्ट निकाला और बोला कि जय श्री राम एक वॉर क्राई है हिंदुत्व टेररिज्म का। रश्मि उडुपी से आती है और उडुपी हिंदुत्व का हॉटबेड है। फिर उन्होंने कहा कि वो मणिपाल से पढ़ी है और तब हमारी भारत में ये चल रहा था, कोविड की वैक्सीनेशन चल रही थी, कोविड का समय था और हर यूनिवर्सिटी जो भी अपना कैंपस रीओपन कर रहा था उनके लिए मैंडेटरी था कि वो गेट वैक्सीनेटेड वाला जो पोस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसे अपने वेबसाइट पे डलवाए। तो मेरे यूनिवर्सिटी ने भी डाला था और हर पोस्टर पे मोदी जी का एक छोटा सा फ़ोटो था बॉटम राइट कॉर्नर में। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट निकाला और बोला इसकी यूनिवर्सिटी तो सुप्रीम लीडर को प्रमोट करती है, तो सुप्रीम लीडर ने ही इसका इलेक्शन फंड किया। ऐसी बहुत क्या कहते हैं अवैध और बहुत ही स्कैंडलस जो रूमर्स हैं मेरे बारे में फैलाए गए, क्योंकि इफ़ यू कांट डिफीट एन आइडिया देन यू डिफीट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। भले वो झूठ के आधार पे ही कर रहे थे पर उन्होंने वहाँ करी और बात हिंदुत्व तक पहुँच गई। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप भारत से ना होकर किसी और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन देश से होती जो कि अपने आप में कॉलोनी रही है पहले भी, तब भी आपको इतनी प्रॉब्लम होती? अगर मैं हिंदू नहीं होती तो मेरे तो साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता। सच है ये। आज के देश में अगर किसी भी अन्य धर्म की लड़की को बोला गया कि हम आपके धर्म के व्यक्ति के लीडरशिप के लिए रेडी नहीं हैं, जो स्टेटमेंट एक प्रोफेसर ने लिखा है, जो कोई भी आज की डेट में गूगल करके देख सकता है, हिस्ट्री के प्रोफेसर ने, अध्यापक ने लिखा था साफ साफ अल्फाजों में इंटरनेट पे कि ऑक्सफोर्ड एक हिंदू अध्यक्षा के लिए तैयार नहीं है। उस हिंदू शब्द को आप रिप्लेस करो और किसी और धर्म का नाम लिखो वहाँ पे, क्या होता? उस प्रोफेसर के साथ क्या होता अगले दिन? अगर दिवाली डिनर की जगह किसी और त्योहार के डिनर में बीफ की जगह पोर्क सर्व किया होता तो क्या होता?
इतना हल्के में क्यों लिया जाता है हिंदू धर्म को कि कोई भी आके प्रश्न उठा देगा? हमारी सहिष्णुता को हमारी कमज़ोरी मानी जाती है दुनिया भर में, और हम भी अपनी बात को कॉन्फिडेंटली नहीं बताते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम है। ओन ही नहीं करते हैं, मुझे ओन ऐसा ही नहीं लगता है। करते हैं। सहिष्णुता एक भाग है इसका। दूसरा भाग ये है कि हम पर इतना अत्याचार और क्या कहते हैं, राज किया गया हम पर इतने वर्षों तक, कि हम अपनी स्व को भूल चुके हैं। बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी में इतना क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं। आज की डेट में भी अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझते हैं। जो जो विमर्श ब्रिटिशर्स ने गाड़ा कि आप जो भी हो हमारे कारण हो, उसे हमारे लोगों ने इंटरनलाइज कर दिया है कि हम कहीं ना कहीं इन्फीरियर हैं, कि हम उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, हम उनके सामने बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पता नहीं क्यों हमसे बेहतर हैं। क्यों ना पूछो उनसे, पर वो भाव है अंदर, वो झूठ एक तरह से अंदर सिमट गया है हमारे लोगों के मानसिकता में कि हम हमसे बेहतर और लोग हैं, और हम कहीं ना कहीं बिछड़े हैं, हम कहीं ना कहीं एक तरह से इन्फीरियर हैं। वो एक भाग है। दूसरा भाग मुझे लगता है कि सहिष्णुता भी है, कि हम इतने जल्दी से हम लोगों को माफ़ जल्दी कर देते हैं, हम सबको अपना जैसा मान लेते हैं, पर दुनिया ऐसी नहीं है। तो ये दोनों का एक जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाती है हमारी सभ्यता और हमारे धर्म के फ्यूचर के लिए। आपने बोला कि एक टीचर ने इस तरीके का कमेंट किया था। कितना फ्रिक्शन मिला आपको वहाँ पे, और कहाँ से फ्रिक्शन मिला? कुछ सपोर्ट मिला? देखिए, जब उस प्रोफेसर ने ऐसी बात कही थी तो मैंने कहा कि ये तो हिंदू फोबिक है, ये एंटी हिंदू है, हिंदू हेट्रेड है। तो जो वहाँ की हिंदू सोसाइटी थी, सो कॉल्ड हिंदू सोसाइटी, सो कॉल्ड साउथ एशियन सोसाइटी, सब ने स्टेटमेंट डाला कि रश्मि झूठ बोल रही है और ऑक्सफोर्ड में कोई हिंदू हेट नहीं है। जबकि उनकी स्टेटमेंट ओपन में है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि उन्होंने मुझे बंद कमरे में ऐसे बोला या क्लास में ऐसे बोला। वो स्टेटमेंट सब लोग देख सकते हैं। उसे देखने के बावजूद भी उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि रश्मि झूठ बोल रही है। जब मैंने अपना पुस्तक लिखा है हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, तो मैंने इसकी अनाउंसमेंट अगस्त में किया था, और अनाउंसमेंट सिर्फ कवर मैंने रिलीज़ किया था, पुस्तक अब तक छपा भी नहीं था। और ऑक्सफोर्ड में जो सारे मेरे कंटेम्प्रेरीज थे जिन्होंने भी मेरा विरोध किया था, उन सब ने आके लिखा कि ये पुस्तक झूठ है, जबकि ये पुस्तक छपी भी नहीं थी। तो ऐसे लोग हैं, और मेरे पक्ष में अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं था। मैं अकेली थी और दुनिया मेरे खिलाफ था। अक्सर प्रॉब्लम ये भी है कि जो आपके समर्थक होते हैं वो ऑफन साइलेंट मेजॉरिटी होती है, और जब मुद्दे आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो रिट्रीट हो जाते हैं। उनको पता होता है कि किसी के साथ बुरा हो रहा है, पर जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अक्सर आगे आके बात नहीं करते हैं। इसीलिए एक सेइंग भी है कि इस सोसाइटी के लिए सबसे हानिकारक एक बुरा व्यक्ति नहीं है, पर एक अच्छे व्यक्ति की चुप्पी है। तो वही मेरे साथ हुआ। जो अच्छे लोग थे वो उन्होंने चुप्पी साध ली, और जो बुरे थे उनके पास तो माइक्रोफोन आ गया था। तो यही हुआ। मैंने एक आपके उसमें पुस्तक में एक स्क्रीनशॉट देखा था, आई थिंक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का था, जिसमें एक प्रोफेसर ने ही सरस्वती पूजा के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ओपनली भारत के त्योहारों के बारे में ऊटपटांग बोलना, हिंदू प्रोफेसर होते हुए भी, क्या चल रहा था ऑक्सफोर्ड में? आई थिंक बहुत लोग हिंदू केवल अपने जन्म से हैं, पर अपने आचरण से नहीं है हिंदू, और ये प्रोफेसर एक ऐसे व्यक्ति थे। और ऑक्सफोर्ड में जो भी जो जो कहती है ना, वो एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, तो अगर आप अपनी बात कहोगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी। तो बहुत लोग वो अपना क्या कहते हैं, एक तरह से डायरेक्शन ले लेते हैं कि हम अपने ही लोगों का बुराई करेंगे ताकि हमारी पर्सनल तरक्की हो। ये भी एक होता है लाइन। उन्होंने लिखा था कि वो बचपन में सरस्वती मूर्तियों को तोड़ते थे, कुचलते थे, फिर भी उनका उद्धार हुआ जीवन में। और हम सब लोग बहुत ही बिछड़े हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरस्वती पूजा से ही उत्थान होगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी पाश्चात्य देशों में है। सारे जो इन्वेंटर्स हैं, आइंस्टाइन से लेके न्यूटन से लेके ये सब वेस्ट में पैदा हुए। इन्होंने कभी सरस्वती पूजा नहीं करी, फिर भी ये लोग बहुत आगे गए। हम सिर्फ सरस्वती पूजा करते करते क्या कहते हैं, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड और बिछड़े हैं। ऐसे इन्होंने लिखा।
आपने इस पे मुझे अभी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या-क्या दुनिया को दिया है और दुनिया ने हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। ये अभी सभी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है अभी सभी को थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ेशन होने लग गया है, क्योंकि इतना विमर्श चल रहा है अभी। और मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के विमर्श की लगातार होने की ज़रूरत भी है। आपके कैंपेन के बारे में बात करूँगी कि इतना बड़ा कैंपेन हो गया था कि सिंगल हैंडेडली आपने इतना बड़ा कैंपेन चलाया, ऑक्सफोर्ड की छाती में छेद कर दिया जाके आपने। अ, ठीक है, अगर मैं ऑक्सफोर्ड की बात ना करूँ, अगर आप आज के समय पे रश्मि सावंत को जेएनयू में लड़ना होगा चुनाव छात्र संघ का, तो रश्मि का कैंपेन क्या होगा? पहले मैं जीतूँगी, फिर आपको अपना स्ट्रैटेजी बताऊँगी। देखिए, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हम अपने आप को ही डिस्काउंट कर लेते हैं। भारतीय लोगों में वो एक है कि हम बहुत अपने आप को पहले हम अपने आप को ही रिजेक्ट कर लेते हैं। अगर ऑक्सफोर्ड में मैं जीत सकती हूँ, तो जेएनयू तो फिर भी घर की ही बात है। अपने ही लोग हैं। अपने ही लोग हैं, तो जेएनयू में तो फिर भी जीता जा सकता है, पर ऑक्सफोर्ड में अगर जीत सकता है, तो यहाँ पे भी जीत हासिल हो सकती है। और वहाँ पे मेरे पास कैंपेन के लिए ना लोग थे ना पैसे थे, तो मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। जो मेरे पास बचा कुचा रिसोर्सेज था, मैंने उसको यूज़ किया। जब बाकी सारे कैंडिडेट्स अपने फॉलोअर्स के लिए बड़े बड़े क्या कहते हैं ये रखते थे, क्या कहते हैं, क्लब्स को बुक करते थे और मतलब मदिरा और अन्य तरह के पकवान रखते थे, तो मैंने अपने जो घर के बैकयार्ड जो गार्डन में पुलियोगरे और नींबू पानी रखा था, क्योंकि मेरे पास बस इतना ही था जो मैं कर सकती थी। पर मैं अलग थी बाकियों से, और लोगों को वो अलग जो एक एसेंस है वो लोगों को पसंद आया। तो आप में जो यूनिक है, आप उस पे अड़िए, आपकी आइडेंटिटी पे अड़िए। भले आपके पास 5 आना है और आपके सामने वाले के पास अनलिमिटेड बजट है। अ, अगर आप में श्रद्धा है किसी चीज़ को लेके, और आप में वो एक अटल स्वभाव है कि आप कुछ कर दिखाओगे, तो आप इसे कर सकते हैं। आई थिंक शूट फॉर द मून, इफ़ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा था कि मुझे जीतना है, मैंने इसलिए लड़ा था, मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बोलूँगी, कि मैं डीकोलोनाइजेशन की बात शुरू करूँ, क्योंकि वहाँ की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत खुले खुले किस्म का होता है, जहाँ पे बहुत सारे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं, मीडिया कवरेज होता है। मैंने सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे बात शुरू करूँगी और इसे एक ना एक दिन कोई उसे एक अंत तक लेके चलेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जीतूँगी, पर वही हुआ। मैंने तो सिर्फ मून शॉट लिया था, वो मिस हो गया, और उससे कुछ बेहतर मिला। तो मेरी यहाँ की यूथ से भी यही एक गुजारिश रहेगी कि अगर आप जेएनयू में छात्रा हो या छात्र हो, तो लड़ो अपनी विचारधारा के लिए। इंडिपेंडेंटली लड़ने से आपको कोई मना नहीं कर रहा है। मैं तो एक इंडिपेंडेंट होने के नाते ही लड़ी थी। मेरे पीछे कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टूडेंट विंग नहीं था वहाँ पे। हालांकि कैंपस पे है 2 पॉलिटिकल विंग्स, भले उनके स्लेट्स नहीं होते हैं, पर उनकी सपोर्ट किसके साथ है वो काफ़ी, क्या कहते हैं, मायने रखती है, और वो लोगों को पता होता है। ओपनली इसे डिस्कस नहीं किया होता जाता है, पर पता होता है। मैं तो इंडिपेंडेंट थी, मैं तो इनफैक्ट उस देश को बिलोंग भी नहीं करती थी, फिर भी चीज़ें होती हैं। तो आप और आपकी जीत के बीच में बस आपकी कॉन्फिडेंस और सेल्फ श्योरिटी की ही बाधा है। तो आप दुनिया बदलने निकली थी मतलब? क्या बदला, दुनिया या आप? आई थिंक दोनों। और वो आई थिंक अभी भी कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि द एंड है। हाँ, तब मैं बिल्कुल। 21 थी, अब मैं 25 हूँ, तो अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। देखते हैं कौन कितना बदलता है इस कालखंड में। तो फर्स्ट प्लेस पे आपने बाहर पढ़ने का डिसीजन ही क्यों लिया? आपको क्यों लगा कि बाहर पढ़ना बेहतर होगा, भारत में पढ़ना बेहतर नहीं होगा? देखिए, मैं भी एक मकाउले एजुकेशन सिस्टम की ही प्रोडक्ट हूँ। एंड ऑफ द डे आप कितना भी घर पे पाठ पढ़ा दो अपनी, क्या कहते हैं, हिस्ट्री की या अपनी वीर गाथाओं की, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करती है, और आपको वो एक इंटरनली होता है कि नहीं, ऑक्सफोर्ड दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। पूरी सच्चाई मुझे वहाँ जाके ही पता चला। अक्सर कहते हैं कि घर की जो इम्पोर्टेंस है वो घर छोड़ने पे ही पता चलता है, घर की जो खूबी है।
और ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिया में अपना शिक्षण नहीं पाया है। जो मेरे 12 वर्ष स्कूल में बीते और मेरी जो डिग्री अंडर ग्रेजुएट की 4 साल की इंजीनियरिंग रही है, वो सब मैंने भारत से किया है। मैं सिर्फ अपनी मास्टर्स के लिए बाहर गई थी। कहीं ना कहीं मैं उस, क्या कहते हैं, फैसिनेशन से अफेक्टेड भी थी, और घर छोड़ने से घर की, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंस भी इम्पोर्टेंस पता से चल पता रहा है। चली। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सपोजर भी नेसेसरी है, कि आप देखो कि दुनिया में क्या चल चल रहा रहा है। है। आप चीज़ों को किसी से सुनते हो, कहीं पे पढ़ते हो, वर्सेस आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अक्सर टेक्स्ट बुक में पढ़ती थी कि क्या कहते हैं, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, कैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाओगे, हाउ द डेज बिकम लॉन्गर एंड शॉर्टर ड्यूरिंग द समर एंड विंटर रिस्पेक्टिवली। ये सब मैंने पुस्तक में देखा है, पर जब तक मैं खुद यूरोप अपने इंटर्नशिप पे नहीं गई और मैंने खुद देखा नहीं कि समर में देर रात तक अंधेरा नहीं हो रहा है, और विंटर में कैसे बहुत जल्दी दोपहर को ही अंधेरा हो जाता है, तब तक आप उसे फील या रियलाइज़ नहीं करते हो। पढ़ना और ये करना एक चीज़ होती है, और उसे महसूस करना अलग होता है। और बहुत चीज़ों से मैंने ये जाना कि जैसे ऑक्सफोर्ड की पूरी सच्चाई तो दुनिया के सामने है भी नहीं, तो वहाँ जाके कुछ ऐसी सच्चाई मुझे पता भी चले जो मैं आज दुनिया के साथ खुद शेयर कर सकती हूँ। जैसे रैंकिंग सिस्टम, मुझे लगता था कि रैंकिंग बहुत एक जायज़ सिस्टम है, और ये नंबर वन इसलिए है क्योंकि इनके पास सब अच्छा है, क्योंकि हम बेहतर ऐसे बनते हैं कि हम बेहतर करें और बेहतर बनते हैं। फिर मैंने देखा कि ये रैंकिंग की सिस्टम इन्होंने बनाया, तो ऐसा है कि गेम का रूल आपने बनाया और आप भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जबकि बाकी लोगों को, मतलब बाकी लोग ऐसे जेन्युइनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि अपनी, मतलब कैपेसिटी पे वो जीतेंगे, तो आपको पता है कि गेम ऑलरेडी रिग्ड है। वो ऐसा है कि जब आप निशाना साधते हो, कि पहले आप बस फेंको कुछ, वो जहाँ लैंड होता है वहीं पे जाके आप निशाना बनाओ, ये वाला सिस्टम है रैंकिंग का। यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं, इकोनॉमी में भी इन्होंने ऐसे ही कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और रेटिंग सिस्टम लाया है, जिससे वो कुछ भी हो डिफ़ॉल्ट से नंबर वन पे वही लोग आए। तो ये भी मैंने वहाँ जाके ही सीखा, वहीं जाके ही मैंने महसूस किया। आई थिंक एक्सपोजर ज़रूरी है, एक्सपोजर ज़रूरी है, पर उनको हमारा, क्या कहते हैं, मालिक मानना और वहीं पे उन्हीं की मतलब बढ़ाई करना और गुणगान करना, जबकि और सच ना देखना, सच से पर्दा करना और अपने आप में एक हीन भावता पैदा करना, ये गलत है। तो बाहर जाइए अगर आप जाना चाहते हैं, पर अपने आँखों को खुला रखिए और वहाँ जाके अपनों का क्या कहते हैं, तिरस्कार ना कीजिए। तो मतलब अगर आप के साथ जो हुआ, जितना बुरा हुआ, अगर उतना नहीं होता तो आप वापस नहीं आती, या फिर मतलब फिर से मैं आर्टिकुलेट करूँगी अपने क्वेश्चन को, ये आपका देश प्रेम कैसे जागा एकदम से? वापस आने का तो हमेशा से मन रहा है ठीक मेरा, है। और देश प्रेम तो रहा है। मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, और मेरी जो एजुकेशन है एक बहुत छोटे सेटिंग में ही हुआ है। मैं आके भारत के लिए ही कुछ करना चाह रही थी, तो वापस आना मेरे हिसाब से वैसे उस इंसिडेंट से ट्रिगर तो नहीं था। पर देश प्रेम गहरा हुआ है। जो कहते हैं ना कि आप मेहंदी लगाओ और उसमें शक्कर डाल दो तो रंग गहरा हो जाता है, तो इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही जग गया। हम अपने माँ के बनाए हुए खाने से हमेशा प्यार तो करते हैं, पर घर जब छोड़ते हैं तो बहुत, वो एक तरह से पागलों वाला गहरा प्यार हो जाता है। तो गहराई बड़ी है, पर ऐसा नहीं है कि अचानक से देश प्रेम आया है या गया है। प्रेम तो हमेशा से था, पर और गहरा हो गया। तो ये जो आपको ट्रॉमा हुआ, जितने दिन आप वहाँ पर रही और प्रेसिडेंट बनने के बाद जब तक आपने रिज़ाइन नहीं किया, तो उस ट्रॉमा से कैसे निकली आप? क्या करा आपने? मैंने भगवद गीता पढ़ा। बहुत लोगों ने पहले रेकमेंड आप किया। थोड़ा-सा ट्रॉमा एक्सप्लेन करेंगी एग्ज़ैक्टली क्या हुआ? कैसे फ़ील किया? क्योंकि मुझे लगता है कोविड था उस वक़्त, कोई जा नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था, आप अकेले थे वहाँ पे, आप कह रहे हैं कोई सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं आया। कैसे मैनेज किया देखिए, आपने? मुझे एक तरह से, क्या कहते हैं, क्या शब्द कहा जा सकता है, सोसाइटी से बहिष्कार एक तरह से किया गया। कोई मुझसे बात नहीं करना चाह रहा था, कोई मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा था। ऐसे हो गया था कि मैं एक, क्या कहते हैं, एक रोगी बन गई थी सोसाइटी में, जो कि ट्रांसमिसिबल डिसीज़ होते हैं ना, इन्फेक्शियस डिसीज़ की। तो कम्प्लीटली सोशली आइसोलेट हो गई थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरी जो एड्रेस है इसे सर्कुलेट किया गया था, और
कांच वांच तोड़ने के क्या कहते हैं प्रोग्राम्स बनाए गए थे, मुझे थ्रेट्स दिए गए थे, इतने थ्रेट्स आए कि पुलिस को फिर मुझे वो सिक्योरिटी बीपर देना पड़ा। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भी सिक्योरिटी पर्सनल नहीं होते हैं, पर हमारे पास वो बीपर्स होते हैं सैटेलाइट लिंक्ड, जो आप प्रेस करो तो तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नोटिफिकेशन जाता है और वो 5 मिनट के अंदर आपके पास आ जाते हैं। तो फॉर द रेस्ट ऑफ माई टाइम इन ऑक्सफोर्ड मेरे पास वो ये था, क्या कहते हैं, दैट बीपर जो पुलिस ने खुद मुझे दिया था थ्रेट असेस करके। तो इतना ज़्यादा एक तरह से क्या कहते हैं मुझे कॉर्नर किया गया, मुझे एक तरह से अटैक किया गया, ना केवल इमोशनली बट फिज़िकली ऑल्सो। द थ्रेट टू फिज़िकल वायलेंस वॉज ऑल्सो देयर। मुझे याद है कि मैं एक बार क्या कहते हैं अपना ग्रोसरी लेने यहाँ गई थी, क्या कहते हैं अपने लोकल मार्केट में गई थी, और मैंने ग्रोसरी लिया और मैं घर आ गई, और ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि दैट गर्ल वाज स्पॉटेड इन दिस ग्रोसरी मार्केट, और मतलब उसको कोई भी शर्म नहीं है, बाहर निकल रही है। मतलब आदमी क्या, मतलब खाना भी छोड़ दे, जीना भी छोड़ दे, मतलब वो ना आपको इतना हीन महसूस कराते हैं कि आप में जीने की स्फूर्ति ही बंद हो जाए, कि आपको ऐसे लगे कि आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। मतलब ऐसे आपको आइसोलेट और आपको एक तरह से ये महसूस कराया जाता है। देन मुझे उस सदमे से बहुत ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी होने लग गया था, मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था, जिसकी आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न मेडिसिन में कोई क्योर नहीं है स्लीप पैरालिसिस का। आप बस उठते हो और आप हिल नहीं पाते हो 5-10 मिनट, कभी कभी आधा घंटा। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंडीशन जो फिज़िकल कंडीशन में बदलता है, क्योंकि यू आर अंडर सो मच स्ट्रेस। फिर मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। मेरे पास बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए कि आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, एंटी डिप्रेसेंट्स लो, मैंने ये सब नहीं किया। मैंने बस भगवद गीता पढ़ना शुरू किया और मेरी स्लीप पैरालिसिस कम्प्लीटली क्यूर हो गई, जो होता नहीं है नॉर्मली। तो हमारे जो पुस्तक हैं, हमारा जो इतिहास है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोराल और क्या कहते हैं लड़ने की क्षमता दें, और इसे हम बहुत नज़रअंदाज करके आज के जो पाश्चात क्विक सॉल्यूशंस हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हो, कुछ भी हो, इसकी ओर जाते हैं, जिससे ना केवल हमारे बॉडी को हानि होती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो हर एक केमिकल टैबलेट में होती है, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी नहीं बन पाता है और एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी आ जाती है उस पर। तो आपको क्या लगा, उन लोगों को किस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम है, भारत से या हिंदुत्व से? मुझे लगता है कि भारत और हिंदुत्व एक क्या कहते हैं, यू कांट डिवाइड इस चीज़ को। उनको भारतीय लोगों का एक अपनी आइडेंटिटी में वापस कॉन्फिडेंस पाने से प्रॉब्लम है। बेसिकली हिंदुत्व आप कह सकते हैं कि एक मूवमेंट है जिससे लोग अपनी रूट्स, अपने जड़ों से एक तरह से वाकिफ़ हो रहे हैं, और वो अपने जो एक हीन स्वभाव उनके अंदर आ गया था उसे एक तरह से दूर कर रहे हैं अपने अंदर, और अपनी जो भव्य सिविलाइजेशन रही है और आगे रहेगा उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। पर जो पाश्चात्य देश हैं, उनका जो एक इम्पोर्टेंस और उनकी इंटरेस्ट यही है कि हम लोग बिछड़ा ही रहें, और हमें वो लोग तब तक बैकवर्ड रख सकते हैं जब तक हम में वो कॉन्फिडेंस ना आए। तो उन्हें उस बात से प्रॉब्लम है कि हम अपना खोया हुआ जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसे हम वापस पा रहे हैं, वापस रीगेन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम भारतीयता या हिंदुत्व से नहीं है, पर इस बात से है कि भारतीय लोग आज की डेट में अपनी भारतीयता को वापस एक तरह से रिक्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। लेकिन कुछ भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को हिंदू तो कहलाते हैं, हिंदू कहते हैं, पर हिंदुत्व से एसोसिएट नहीं करते हैं, बहुत ही एक डिस्टिंक्शन रखते हैं इन दोनों चीज़ों में। उनके बारे में क्या कहेंगी? क्या मतलब, क्या उनको अभी भी शर्म है, क्या दिक्कत है? मुझे लगता है कि इन्हें और अध्ययन की ज़रूरत है और ये अपने हिंदू अस्मिता की जो खोज है, इसे पाश्चात्य पुस्तकों में ना ढूंढे। अगर ये पाश्चात्य पुस्तकों में देखेंगे तो इन्हें हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क नज़र आएगा, अलगाव नज़र आएगा।
पर हमारे ही जो पूर्वजों की लिखी हुई किताबें हैं, इसमें अगर वो संस्कृत में पाएंगे तो देखेंगे कि हिंदू और हिंदुत्व बस एक व्याकरण है, और इसमें कोई क्या कहते हैं अलगाव नहीं है। तो फ़र्क यही है कि ये अपनी जो अस्मिता है इसे अपनों से ही सीखे, ना कि बाकियों से, बाहर के लोगों से। आप क्रिएटेड नैरेटिव्स के बारे में बहुत बात करती हैं। अभी मैंने रिसेंटली आपके कई सारे डिबेट्स और सारी चीज़ें सुनी। तो अभी इस समय करेंटली भारत में आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप क्रिएटेड नैरेटिव्स के की संज्ञा में रखना चाहेंगी? क्रिएटर या ग्रेटर? क्रिएटेड नैरेटिव्स, अच्छा। बहुत सारे विमर्शों को पैदा ही किए गए हैं। अगर आप अभी देखें तो फार्मर प्रोटेस्ट का पूरा विमर्श कि फार्म लॉस से एक किसान का घाटा होगा, ये एक पैदाइशी नैरेटिव था, एक विमर्श था। कि CAA आएगा तो जो भारतीय मूल के अन्य धर्म के, विविध धर्म के लोग हैं, उन्हें हानि पहुंचेगा, ये भी एक क्रिएटेड नैरेटिव है। और भी बहुत सारे ऐसे विमर्श हैं जिसे बेबुनियाद तरीके से पैदा किए जाते हैं ताकि भारत के जो एकता है उससे हानि पहुँचे, और भारत के अंदर एक परपेचुअल क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रहे, जिससे भारत का नुकसान हो। जब किसान आंदोलन हुआ तो इतने सारे हाईवे ब्लॉक रहे, जिससे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सफ़र हुई इस देश की, और ये देश परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट में रहा, जिसके कारण पाश्चात्य देशों को फ़ायदा हुआ। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा किससे घाटा हो रहा है और हमारा किससे फ़ायदा हो रहा है, हमारे लोगों का और हमारे देश का। अक्सर हम इसे देख नहीं पाते और हम भावनाओं में बह जाते हैं, और हमें ये लगता है कि बाकी लोग हमारा भला चाहते हैं। बाकी लोग क्यों आपका भला चाहेगा? अगर आप इस दुनिया की हिस्ट्री को देखोगे तो पाश्चात्य देश तो बाकियों को पीछे रख के आगे बढ़ा है, वो भी छल से, छल और कूटनीति से। उन्होंने कभी अपने आप को बेहतर बना के आगे नहीं बढ़े हैं वो। तो जब यही सत्य है दुनिया का, तो आपको क्यों लगता है कि उनकी कही बातों में कोई सत्य है? अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी कि जो 1980-70s में गवर्नमेंट में जिन भी इकोनॉमिस्ट को भारत लेके आए कि वो भारत के उत्थान के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाए, कोई थ्योरी लिखे, उससे भारत का 1% भी लेना देना नहीं था और उद्धार नहीं हुआ, बल्कि घाटा हुआ। 10 साल हम ऐसे पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे थे जिससे हमारा सिर्फ घाटा हो रहा था। एक बात होती है इंटेंट की, क्या उनमें भले ही एक पाश्चात्य व्यक्ति में हमें समझने की क्षमता हो, ये मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि हमारी विविधता को कोई बाहर वाला नहीं समझ सकता है। पर मान लो कि एक पाश्चात्य व्यक्ति आता है जो समझ पाया कि हमारी क्या कहते हैं डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या है, उसने समझ लिया, पर उसकी इंटेंट क्यों है? वो क्यों हमारा भला करना चाहेगा? जो हम जिस सेवा भाव, जिस एकता भाव, जो वसुदैव कुटुंबकम का भाव है, वो सिर्फ हम लोग रखते हैं। बाकी धर्मों में ये नहीं लिखा जाता है। बाकी धर्मों में इट्स अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ अ वेरी स्व सेंट्रिक क्या कहते हैं मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हमारे यहाँ ही हम पूरे समाज को साथ लेके चलने की भाव को और बाकियों को मदद करने की ये करते। एक भारतीय कभी किसी देश में जाके उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, पर इतिहास गवाह है कि जो क्या कहते हैं बाहर का व्यक्ति भारत के भूमि पे आया है, उसने सिर्फ भारत का नुकसान किया है, पर भारतीय ने कभी ये नहीं किया है। तो ये बात भी हम अक्सर भूल जाते हैं। हमें लगता है कि बाकी भी हमारी तरह हैं और हम इस पूरी विडंबना में खो जाते हैं। ये जो नैरेटिव्स बनते हैं, फिर क्यों हम लोगों के अंदर कहाँ से वो कमी रह जाती है कि हम इन नैरेटिव्स को बनने ही देते हैं? क्यों हम इनकी सच्चाई को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं? जैसे आपने किसान आंदोलन का नाम लिया, जिसमें पाश्चात्य लोग भी आ गए, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। क्यों हमारी जनरेशन, हमारी जनता को, सोसाइटी को इमोशनल करके ब्लैकमेल कर लेते हैं लोग? क्यों हम उसकी सच्चाई नहीं बता पाते हैं कि सत्य क्या है इसके पीछे, रोते हुए जो भी चीज़ें चल रही हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं? कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ पे गैप है? प्रॉब्लम ये है कि हमें लगा कि जब 1947 में ब्रिटिश चले गए या मुगलों का राज उससे पहले 300 साल पहले ख़त्म किया गया, तो
सच में बेड़ियां टूट गई, ये हमें लगता है, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उस सिस्टम को बस बदला, जिससे बेड़ियां उन्होंने हमारे हाथ से हटा के हमारी मानसिकता पे लगा दी। तो हमारी मानसिकता पे आज भी पाश्चात्य देशों की जो बेड़ियां हैं वो तैनात है, और जब तक हम उसे नहीं तोड़ेंगे, हम अपने आप के अंदर भी और हमारे समाज में, तब तक जो भी बाहर का व्यक्ति हमारे देश और हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट्स देगा, उसे सत्य बताएगा या कुछ भी बोलेगा, उसे हम खुद मानेंगे। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि नहीं कहूँगी, मानसिकता कहूँगी, उस पर बेड़ियां लगाई गई हैं। और एक ऐसी बेड़ियां हैं जिसे आप देख नहीं सकती हैं। इसे तोड़ने के लिए क्या कहते हैं, बहुत एक कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन की ज़रूरत है, मुझे सेल्फ लगता है कि ये एक्चुअलाइजेशन और पढ़ाई की ज़रूरत है। एग्जैक्टली यही बात मैं कह रही थी कि मुझे लगता है कि ये जो अभी नई न्यू मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी आई है, हो सकता है इसके बाद कुछ चीज़ें बदले। ये केवल शुरुआत है मनोज्ञ जी। मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति और हमें अपने इतिहास में खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और हमें इसमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें आज लगता है कि हम क्यों करें, कोई और करे हमारे लिए, पर जब तक हम नहीं शुरू करेंगे कोई और क्यों ही करेगा। और बूंद बूंद से सागर है, हम और आप अगर हमारी सोच बदल सकते हैं तो एक एक करके फिर पूरा समाज भी अपना जो स्वभाव है, अपना सोचने का शैली है, उसे बदल देगा। तो हम दूसरों पे निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे, ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरे हमेशा ही हमारा भला चाहें। और हम ऐतिहासिक तरीके से देख सकते हैं कि कैसे दूसरों ने सिर्फ हमारा नुकसान किया और हमने सबका भला किया। एक बात बोलना चाहूँगी, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। आज मतलब इतना आपको कितना कॉन्टेक्स्ट देना conflict- पड़ेगा कि दक्षिण भारतीय, नहीं, इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है साउथ में हिंदी को लेके। आप कर्नाटक से आती हैं, फिर भी आप जी। इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। दिक्कत नहीं होती आपको देखिए हिंदी बोलने में? आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। देखिए, अगर आप भाषाओं से प्रेम रखेंगे और लोगों से प्रेम रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत घृणा से आती है और हमें घृणा मिटाने की ज़रूरत है। घृणा अक्सर बहुत अलग अलग कारणों की वजह से बढ़ रहा है और इसे बस प्रेम से हमें सुलझाने की ज़रूरत है। मैं जिस फ्लुएंसी से कन्नड़ा बोल सकती हूँ, उसी फ्लुएंसी से हिंदी, अंग्रेज़ी और अन्य भाषाओं में बोल सकती हूँ। तो आई थिंक लव इज़ द आंसर एंड लव इज़ द वे। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रश्मि? अरे, ये तो आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। आई थिंक हम इस पूरे ब्रह्मांड के इतने छोटे कण हैं कि ब्रह्मांड की जो क्या कहते हैं रचना है हमारे लिए, उसे जानने की हम में क्षमता नहीं है। तो शायद अगले पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अब तक हुआ है और क्या आगे होगा। पर मैं चाहूँगी कि जब तक मैं हूँ और जब तक मेरी एक क्या कहते हैं, मेरा एक कार्मिक साइकिल ऑन है इस जन्म का, तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे समाज का एक तरह से हेल्प हो और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आज इस कॉन्वर्सेशन में हमारे यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद Thank you. मनोज्ञ जी, थैंक यू।